Hello everyone, welcome back to my YouTube channel आज रॉकेट। फ्रेंड्स BES 1 to 9 यूनिट 1 का ये पार्ट 2 है जिसमें हम जेंडर डायनामिक्स, जेंडर नीड्स, जेंडर एनालिसिस ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर डायनामिक्स की। तो फ्रेंड्स होता क्या है जेंडर डायनामिक्स? फर्स्टली इट्स डेफिनेशन रेफर करता है द रिलेशनशिप एंड द इंटरेक्शन बिटवीन एंड अमंग पीपल बेस्ड ऑन देयर जेंडर। यहाँ पे अगर हम बात करें रिलेशनशिप की तो वो रिलेशनशिप कैसा हो सकता है? कॉपरेशन का भी हो सकता है यानी सहयोग का, कॉन्फ्लिक्ट का यानी झगड़ों का, म्यूचुअल सपोर्ट, कंपटीशन है, डिफरेंस है, इक्वालिटी है। ये सब हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हाउ पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन इन द सोसाइटी। तो जब एक इस तरह का रिलेशनशिप और इंटरेक्शन होता है अमंग द पीपल या बिटवीन द पीपल उनके जेंडर के बेस पर, तो वो जेंडर डायनामिक्स कहलाता है। ये बताता है कि कैसे पावर जो डिफरेंस है वो मैन और वुमेन के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है या डिफरेंस रख रहा है। देखिए जैसे मैन है, एक मैन को प्रोडक्टिव लेबर के रूप में जाना जाता है। उसको डिसीज़न की पावर होती है, चाहे फाइनेंस एलोकेशन है उससे रिलेटेड सारे डिसीज़न एक मैन लेता है। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो भी एक मैन के द्वारा किया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट डिसीज़न जो भी उनकी फैमिली से रिलेटेड होते हैं वो एक मैन ही लेता है। उसके बाद कभी आपने देखा हो डॉक्टर हमेशा एक इमेज मैन की तरह जाती है। लॉयर, इंजीनियर, मैजिन, कोई मजदूर वगैरह ये हमेशा एक मैन का ही को ही रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी हैवी लोड यानी कि जैसे कुली वगैरह जो हैवी बैग कैरी करते हैं तो उनका भी अगर देखा जाए तो वो भी एक मैन के तौर पर ही रिप्रेजेंट होते हैं। मैन के लिए देखिए अब्यूजिव लैंग्वेज करना, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा मैन जो है अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, रूडली बात करते हैं, लेट नाइट तक पार्टीज करते हैं, घर देर से आना, ये सब उनको अलाउ होता है। जबकि अगर बात करें वुमेन की तो उसे एक रिप्रोडक्टिव लेबर के रूप में देखा जाता है, जो घर की क्लीनिंग, मोपिंग, लॉन्ड्री का काम, शॉपिंग, कुकिंग ये सब एक मैन करती है। अगर बच्चों को केयर प्रोवाइड करनी है, बड़ों की केयर है, ये सब एक वुमेन करती है। डोमेस्टिक वर्क ऐसा काम करती है जो विदाउट एनी वेजेस होता है। हाईली इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? टीचर्स, रिसेप्शनिस्ट, या फिर आप देख सकते हो कोई गायनो है या नर्स है, टाइपिस्ट है, डोमेस्टिक हेल्पर्स हो गई, ये हमेशा एक फीमेल की रिप्रेजेंटेटिव मतलब एग्जाम्पल देखा जाता है। देखिए फीमेल को एक लेबर ऑफ लव या अनपेड लेबर ये भी कहा जाता है। अनस्किल्ड वुमेन जो होती हैं उनको कुछ इनफॉर्मल सेक्टर्स में जैसे बीड़ी जो मेकिंग की फैक्ट्रीज होती हैं वो है, गारमेंट फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ये हमेशा एक वुमेन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो मैन और वुमेन दोनों की ही डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, उनको दोनों को ही डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, चाहे वो घर हो चाहे कम्युनिटी हो। एसेट्स जैसे उनके होते हैं उनका भी डिफरेंट यूज़ होता है। आपने देखा होगा जो वुमेन जो भी एसेट्स कलेक्ट करके रखती है वो ऑलमोस्ट किसी बीमारी में काम आता है, और जबकि जो मैन एसेट्स करता है वो बच्चों की शादी में या उनकी डाउरी देने में या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में काम आता है। अभी हमने बात की जेंडर डायनामिक्स की, अब हम बात करेंगे जेंडर नीड्स की। देखिए जेंडर नीड्स को समझने के लिए हमें जेंडर और उसकी डेवलपमेंट अप्रोचेस को देखना पड़ेगा। 2 तरह की अप्रोचेस थी, WID और GAD। WID मतलब वुमेन इन डेवलपमेंट और GAD मतलब जेंडर एंड डेवलपमेंट। ये वुमेन की डेवलपमेंट से रिलेटेड है। देखिए WID वुमेन इन डेवलपमेंट का जो एम था वो ये था कि इंक्लूड करना वुमेन को डेवलपमेंट प्रोसेस में और उनको इंटीग्रेट करना विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। और जबकि GAD का जो एम था वो ये था कि एड्रेस करना इनइक्वालिटी जो एक मैन और वुमेन के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो सोशल रोल से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन या कल्चर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो ये जो शिफ्ट था फ्रॉम WID टू GAD, इसने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट को जिसे हम जेंडर नीड्स बोलते हैं। और जो जेंडर नीड्स हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ PGN दैट इज़ प्रैक्टिकल जेंडर नीड्स और सेकेंड इज स्ट्रैटेजिक जेंडर नीड्स दैट इज़ SGN। ये दोनों मैक्साइन मॉलिनिक्स लेकर आए थे 1985 में, ताकि वो जो वुमेन की कंडीशन उस समय थी उसको इम्प्रूव किया जाए। तो देखिए दोनों को डिफरेंशिएट यहाँ पे किया हुआ है। फर्स्टली प्रैक्टिकल जेंडर नीड्स क्या थी, इनमें एड्रेस किया जाता था इमीडिएट जो नीड थी मैन की या वुमेन की, ताकि उनकी जो लिविंग जो लाइफ है उसको
इम्प्रूव किया जा सके, जैसे एक्सेस टू एजुकेशन है, उनकी हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, वाटर सैनिटेशन इशू जो भी थे वो प्रैक्टिकल जेंडर नीड्स में आते थे। जबकि अगर बात की जाए स्ट्रैटेजिक जेंडर नीड्स की, तो उसका एम था हेल्प करना, ट्रांसफॉर्म करने में। एक जो भी अनइक्वल पावर रिलेशनशिप था जो मैन और वुमेन के बीच में था, उसको एक इक्वालिटी लेकर आना। तो दैट इज़ स्ट्रैटेजिक जेंडर नीड्स, जिसमें उसके लीगल राइट्स आए। उनकी डोमेस्टिक जो वायलेंस हो रही थी वुमेन के साथ, वो सब इसी के अंदर आता है। वेजेस को इक्वल दिया जाए, कंट्रोल जो भी था एक वुमेन का अपनी बॉडी पर, ये सारी जो अनइक्वल पावर शेयरिंग है या एक्सेस है, कंट्रोल है, ये सब आपका स्ट्रैटेजिक जेंडर नीड्स में आता है। देखिए जो स्ट्रैटेजिक नीड्स हैं वो आइडेंटिफाइड होती हैं बिकॉज ऑफ वुमेन सबऑर्डिनेट पोजीशन। तो वुमेन की जो सबऑर्डिनेट पोजीशन थी मैन के द्वारा इन सोसाइटी में, हमेशा मैन को एक हायर पोजीशन पे देखा जाता था। तो इसने क्या किया, एक वुमेन को हेल्प किया इन अचीविंग ग्रेटर इक्वालिटी। तो ये था फ्रेंड जेंडर नीड्स। अब हम बात करेंगे जेंडर एनालिसिस की। देखिए एक तरह से ये टूल है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो एग्जामाइन करता है रिलेशनशिप क्या है बिटवीन मैन एंड वुमेन, और क्या इनइक्वालिटी है उनके रिलेशनशिप में इन रेलेवेंस ऑफ जेंडर रूल्स या फिर पावर डायनामिक्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, जिसे हम एक प्रैक्टिकल गाइड भी बोलते हैं एक एनालिसिस को, ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ क्या इश्यूज़ हैं, क्या रोल्स हैं, रिलेशनशिप है, कंडीशन है, पोजीशन है, एक सोशल पोजीशन है जो अफेक्ट कर रहा है मैन और वुमेन की लाइफ को डिफरेंटली। देखिए वर्क का इशू कैसे हो सकता है कि किस टाइप का वर्क मतलब कौन करता है, एक्सेस कैसे है रिसोर्सेज से कि भाई किस जैसे पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये किस तरह का एक्सेस कौन से जेंडर को प्रोवाइड किया गया है, क्या स्टेटस है वुमेन का और जो मैन है उनके वर्क का, कंडीशन और पोजीशन कैसे, कंडीशन मतलब इम्प्लाई करता है क्या इमीडिएट मटीरियल सिचुएशन है इन विच वुमेन और जो मैन है वो लीव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैसे एजुकेशन एक्सेसिबल होगी गर्ल चाइल्ड की, तो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ आई थी जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज़ वन ऑफ देम, एंड लाडली स्कीम भी लेकर आई थी। पोजीशन मतलब कैसे कि जो भी वुमेन और मैन की पोजीशन है डिफरेंटली, कैसे वो वैल्यू एक अटैच हो रही है उसके साथ। हमेशा से देखा जाता है कि वुमेन का वर्क जो है वो सेकेंडरी है, इनविजिबल है, इन्फीरियर है, सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू वुमेन एज़ कम्पेयर टू मैंस वर्क। तो जेंडर एनालिसिस जो है वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रखता है बिटवीन द कम्युनिटी फॉर नेशन फॉर डेवलपमेंटल वर्क, इंश्योर करता है जेंडर इक्वलिटी हो इन डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एक तरह का टूल है टू बेटर अंडरस्टैंड द डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल जो रियलिटीज़ हैं ऑफ मैन, वुमेन, बॉयज़, गर्ल्स इन दिस सोसाइटी। तो रिक्वायर करता है सम इंफॉर्मेशन, चाहे वो क्वान्टिटेटिव हो एंड क्वालिटेटिव हो। तो देखिए यहाँ पे जेंडर एनालिसिस फ्रेमवर्क दिया हुआ है। पहला है जिसमें से जेंडर रोल फ्रेमवर्क, जिसे हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क या पीपल ओरिएंटेड प्लानिंग फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। देखिए 1985 में आया था बाय द रिसर्चर्स ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। एक सिंपल टूल है जो सेट किया जाता है टू आइडेंटिफाई द टाइप एंड अमाउंट ऑफ वर्क एक मैन और वुमेन को जो भी हम सोसाइटी में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो हाउस होल्ड्स में हो, चाहे वो फार्म में हो, चाहे वो उनकी कम्युनिटी में हो। तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसके, एक एक्टिविटी प्रोफाइल, एक एक्सेस एंड कंट्रोल प्रोफाइल, एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स और चौथा है चेकलिस्ट फॉर एनालिसिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है पीपल ओरिएंटेड प्लानिंग फ्रेमवर्क, जिसे हम पीओपी भी बोलते हैं। ये डेवलप किया गया है बाय मैरी बी एंडरसन और एम हावर्थ फॉर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रिफ्यूजी वुमेन। देखिए एम क्या है, टू प्रमोट करना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज अमंग द कम्युनिटीज़। तो 3 आइडियाज़ पे बेस्ड है, दैट इज़ चेंज, पार्टिसिपेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस। चेंज क्या है, जब पीपल देखिए फ्ली हुए थे फ्रॉम द डिज़ास्टर और कॉन्फ्लिक्ट, बेसिकली रिफ्यूजी जो इन्होंने बोला है, उनकी लाइफ जो है वो रैपिडली चेंज होती है और हमेशा चेंज होती रहती है। उसके बाद पार्टिसिपेशन में मतलब ये है, जो रिफ्यूजी पार्टिसिपेशन था वो एक मेजर फैक्टर था डिटरमाइन करने में कि वेदर और नॉट ए प्रोजेक्ट विल सक्सीड। जो थर्ड है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस, वट एवर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज़ बीइंग प्लान, चाहे वो वाटर हो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, हेल्थ प्रमोशन हो या एनी वन एल्स। तो सोशो इकोनॉमिक और जो डेमोग्राफिक एनालिसिस थे वो क्रिटिकल कंपोनेंट थे किसी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग के। तो ये सेकंड था पीओपी। अब जो थर्ड है वो है मोजर जेंडर एनालिसिस फ्रेमवर्क, जिसे कैरोलिन मोजर ने डेवलप किया है, जिसे हम लेवाई फ्रेमवर्क और ट्रिपल रोल फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। इसका एम क्या है, टू इनिशिएट करना जेंडर प्लानिंग एट वेरियस लेवल, चाहे वो नेशनल हो,
स्टेट हो या रीजनल हो, और अचीव करना इक्वालिटी, इक्विटी और एम्पावरमेंट फॉर वुमेन इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, चैलेंज करना अनइक्वल जेंडर रिलेशन को। तो ये फ्रेंड्स हमारा थर्ड था मोजर जेंडर एनालिसिस फ्रेमवर्क। एक तरह से प्लानिंग मेथोडोलॉजी है जो इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन फ्रॉम देयर सब ऑर्डिनेट एंड देयर अचीवमेंट ऑफ इक्वालिटी, इक्विटी और एम्पावरमेंट पर बेस है। इसका सैलिएंट फीचर्स क्या है? इसका इंक्लूजन ऑफ द पॉलिसी अप्रोचेस टू वुमेन्स डेवलपमेंट, रिकॉग्निशन होना ऑफ द ट्रिपल रोल ऑफ वुमेन एंड द डिस्टिंक्शन ऑफ प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक जो जेंडर इंटरेस्ट थे, एज वेल एज एम्फेसाइज जो भी था एम्पावरमेंट एजेंडा का। आफ्टर दैट देखिए काफ़ी सारे हैं, बट एक्सप्लेन यहाँ पे 3 ही किए गए थे। आप नेम नोट डाउन कर सकते हो। जेंडर एनालिसिस मैट्रिक्स जिसे GEM भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट कैपेसिटीज़ एंड वल्नरेबिलिटीज़ फ्रेमवर्क, और लास्ट है सोशल रिलेशन फ्रेमवर्क। तो इसमें हमने इतने ही ऐड किए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।